Assalamu alaikum. I hope you all are well. So today we are going to cover our lab number 12 for CS604 practicals. So the main topic which we will cover in this video is demand paging performance. So all we have to do is to write a C program. एक हमने C program जो राइट करना है और उसमें हमने करना क्या है कि डिमांड पेजिंग परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, अब डिमांड पेजिंग परफॉर्मेंस, अब यहाँ पे डिमांड पेजिंग क्या होती है? डिमांड पेजिंग ये होती है कि हम डिस्क से मेमोरी में सिर्फ उतने ही पेजेस लेकर आएँ जितनी उस वक्त जो है वो डिमांड है, ठीक है। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी या नेम से पता चल रहा है कि डिमांड पेजिंग क्या है कि उतनी पेजिंग करो जिसकी डिमांड है, जितनी डिमांड है कि जितनी ज़रूरत है उतने पेजेस उठा के आप डिस्क से अपनी मेमोरी में लेकर आ जाएँ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि एक पेज फॉल्ट आ रहा होता है। पेज फॉल्ट बेसिकली क्या होता है कि अगर हमने कोई ऐसा पेज जो है फेच करना है मेमोरी से, हम कोई ऐसा पेज एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो उस वक्त डिस्क में पड़ा हुआ है, हमारे पास मेमोरी में अभी नहीं रिजाइड कर रहा नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये पेज फॉल्ट आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक तो ये डिमांड पेजिंग का कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना है। दूसरा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछ लेते हैं कि फॉर मोस्ट कंप्यूटर सिस्टम्स द मेमोरी एक्सेस टाइम डिनोटेड एज MA नाउ रेंजेस फ्रॉम 10 to 200 नैनो सेकेंड्स। तो ये जो रेंज है ना मेमोरी एक्सेस टाइम की, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, सेकंड ये कि जब तक कोई पेज फॉल्ट्स नहीं होंगे, यानी कि जो जो पेज हमें चाहिए होगा तो फ़ौरन वो आपको मेमोरी से मिल जाएगा, तो हम कहेंगे कि जो इफ़ेक्टिव एक्सेस टाइम है वो जो है वो मेमोरी एक्सेस टाइम के बराबर है। लेकिन अगर आपके पास पेज फॉल्ट्स आ रहे हैं, यानी कि आप कोई पेज एक्सेस करना चाह रहे हैं लेकिन वो उस वक्त हो नहीं पा रहा, तो फिर डेफिनेटली जो इफ़ेक्टिव एक्सेस टाइम है वो मेमोरी एक्सेस टाइम के इक्वल नहीं होगा, उससे कम होगा, ठीक है, सॉरी उससे ज़्यादा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम जो है इसके आउटपुट की तरफ चलते हैं, जो हमें चाहिए ये इसकी आउटपुट है। सबसे पहले हमने कंसोल पे अपने टर्मिनल पे शो करवाना है कि वी आर कैलकुलेटिंग इफेक्टिव एक्सेस टाइम फॉर डिमांड पेजिंग। व्हाट इज़ डिमांड पेजिंग, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और इफेक्टिव एक्सेस टाइम क्या है ये भी हमें पता चल गया। अब सबसे पहले हमने इंटर करवाना है पी, फिर हमने पेज फॉल्ट ओवर हेड इंटर करवाना है, फिर पेज स्वाइप टाइम, फिर पेज टू बी रिप्लेस जो डर्टी पेजेस हैं उनको शो करवाना है, रीस्टार्ट ओवर हेड टाइम, मतलब ये जो सारी वैल्यूज़ हैं वो यूज़र से लेनी है। और फिर आखिर में हमने क्या करना है, हमने प्रिंट करवाना है टोटल इफेक्टिव एक्सेस टाइम फॉर डिमांड पेजिंग। और ये जो इतनी सी वैल्यू आपके पास आ रही है ना, इसको हमने कैलकुलेट करना है फार्मूला की हेल्प से, और वो फार्मूला आपने समझना है पहले और फिर याद करना है, ठीक है। जैसे हम मैथ्स में फार्मूला जो है उनको थोड़ा मेमोराइज भी कर रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं, तो पहले समझ के और उसको याद एक बार ज़रूर कर लेना है, ताकि जब पेपर में अगर पूछें तो कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, अब हम इसके प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। अब सबसे पहले देखें हमने करना क्या है, हमने ना दो हेडर फाइल्स ऐड कर दी, ठीक है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, ये दो हेडर फाइल्स आपने ऐड कर दी। और हेडर फाइल्स ऐड करने का क्या मकसद होता है कि ये एक आपको बज़ाहिर एक लाइन नज़र आ रही है ना कि हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच, लेकिन जब हम इसको अपने किसी प्रोग्राम में ऐड कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं, तो क्या होता है कि जब भी हम ये पूरा प्रोग्राम रन करेंगे, कंपाइलर जब इसको रन और एग्जीक्यूट करेगा, तो इस हेडर फाइल में जितनी भी अंदर इसकी पूरी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो भी इसकी गाइडलाइंस हैं, पूरा जो भी इसका डेटा है ना, वो इस प्रोग्राम में खुद ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो बार बार लिखना नहीं पड़ता, तो हेडर फाइल्स का ये मकसद होता है। फिर अब मेन में आ जाए। मेन में हमें पता है सबसे पहले हमने क्या करना होता है, डेटा टाइप जो उसकी रिटर्न टाइप होती है, उसके साथ हमने जो रिक्वायर्ड वेरिएबल्स होते हैं उनको डिक्लेयर करना होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास सबसे पहले है पी। पी क्या है? प्रोबेबिलिटी। किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी? पेज फॉल्ट्स आने की। अब पेज फॉल्ट्स क्या हैं कि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हम कोई ऐसा पेज फेच करना चाह रहे हैं मेमोरी में जो उस वक्त मेमोरी में पड़ा ही नहीं हुआ, वो डिस्क में है, तो हमें डिस्क से भी लाना पड़ेगा। तो उस पेज फॉल्ट होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने चांसेस हैं, वो पी हमें वेरिएबल बताएगा। फिर पेज फॉल्ट ओवरहेड है, फिर उसके बाद पेज स्वाइप टाइम है, डर्टी। अच्छा, अब यहाँ पे डर्टी क्या है? जिस पेज को एक बार हम मेमोरी में, मतलब वो फॉर एग्जांपल डिस्क से मेमोरी में हम ले आए और उसको हमने मॉडिफाई भी कर दिया, यानी कि उसके ऊपर डेटा राइट कर दिया, तो उस वक्त हम कहते हैं कि ये पेज अब डर्टी हो गया। इसका मतलब है कि अब इसको मेमोरी से इविक्ट कर दें, खाली कर दें, और इसकी मेमोरी जो है वो किसी और को दे दें, ठीक है। तो डर्टी पेजेस वो पेजेस होते हैं मेन मेमोरी में जिनको हम मॉडिफाई कर चुके होते हैं, जिन पे डेटा राइट कर चुके होते हैं, हमें अभी नहीं चाहिए होते हैं और हमने उन्हें वापस डिस्क में भेजना होता है, ठीक है। तो डर्टी वेरिएबल एक ये हो गया। फिर उसके बाद आपके पास आर ओ जो है वो रीस्टार्ट ओवर हेड है, अगर दोबारा से हमने स्टार्ट करना है। और इफ़ेक्टिव एक्सेस टाइम के लिए हमने EAT ले लिया वेरिएबल।
और इफेक्टिव एक्सेस टाइम वही टाइम है जो बेसिकली हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं एट द वेरी एंड ऑफ दिस सोर्स कोड। अच्छा, अब जो ये आउटपुट होती है ना, उसको अगर हम माइंड में रखें तो आपको ये सोर्स कोड जो है, ये कोड ब्लॉक्स आपको समझने कंपैरेटिवली आसान लगेंगे। तो सबसे पहले हमने प्रिंट करवाना है प्रिंट एफ फंक्शन से कैलकुलेटिंग इफेक्टिव एक्सेस टाइम फॉर डिमांड पेजिंग। यहाँ पे हमने इसको डबल कोटेशंस में क्यों लिखा है, क्योंकि दिस इज़ अ स्ट्रिंग एंड वी वांट दिस स्ट्रिंग टू बी डिस्प्लेड इन आर कंसोल इन आर टर्मिनल एज इट इज़। अच्छा, उसके बाद बारी आ गई सी इन, जो हम सी प्लस प्लस में कर रहे होते हैं ना कि भाई यूज़र से ही डेटा लेना है, यूज़र से डेटा लेना है, तो हम सी प्लस प्लस में तो सी इन उसके लिए यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम सी लैंग्वेज में सारा अपना प्रोग्राम जो है कोड कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ होगा, प्रिंट एफ और उसके साथ स्कैन एफ। सबसे पहले हमने यूज़र को कहा कि पी इंटर करो। पी क्या था, प्रोबेबिलिटी थी। किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी, पेज फॉल्ट आने की। ठीक है, पेज फॉल्ट क्या होते हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अच्छा, अब प्रिंट एफ के बाद मैंने आपको बताया था कि जब भी हमने यूज़र से इनपुट लेनी होती है तो प्रिंट एफ के फ़ौरन बाद स्कैन एफ फंक्शन रन करवाना पड़ता है। स्कैन एफ तो पैरामीटर्स लेता है, एक उसकी रिटर्न टाइप फाइल टाइप जो होती है, और %p वही जो हमने यूज़र से इनपुट में डिमांड किया होता है, मांगा होता है। अच्छा, अब यहाँ पे p इज़ इक्वल टू p/100 से क्या होगा कि आपके पास डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी, मतलब इंटीजर में। उसके बाद हमने यूज़र से प्रिंट करवाया पेज फॉल्ट ओवरहेड, और इसके लिए वेरिएबल pfo डिक्लेयर किया था, इसलिए स्कैन एफ में pfo आ गया। इसी तरह प्रिंट एफ में हमने यूज़र को कहा कि अब इंटर करो पेज स्वाइप टाइम को। ठीक है, और यहाँ पे जो /n है वो नेक्स्ट लाइन्स के लिए, ये आपको पता है। और हर स्टेटमेंट के आखिर में जो है ये सेमी कॉलन आपने ज़रूर ऐड करना है, नहीं तो सिंटेक्स एरर आ जाता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे पेज स्वाइप टाइम आ गया। उसके अलावा डर्टी बिट्स जो रिप्लेस हमने करनी है, देखें यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंटर टाइम द पेजेस टू बी रिप्लेस्ड। तो डर्टी पेजेस वही होते हैं जिनको हम एक बार मॉडिफाई कर चुके होते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार मॉडिफाई कर चुका होता है और उन्होंने रिप्लेस होना होता है। ठीक है, अच्छा, तो वो जो प्रोबेबिलिटी थी पी और ये जो डर्टी नंबर ऑफ़ पेजेस हैं, इन दोनों को आपने 100 से डिवाइड करना है, उनकी वैल्यू जो है वो इंटीजर में डेसिमल में लाने के लिए। नेक्स्ट आपके पास आ गया रिस्टार्ट ओवरहेड टाइम। ठीक है, तो यहाँ से लेके ऊपर तक वो सब था जो हमने यूज़र से बार बार कहना था कि सी इन करो प्रिंट एफ के ज़रिए, उसको कहना था कि इनपुट दो इनपुट दो इनपुट दो इनपुट दो, तो ये हो गई इनपुट। अब आपका क्या काम है कि हमने ये फार्मूला जो है वो पूरा करना है। अच्छा, अब इसमें पेपर में क्या होता है कि आपके पास ये पूरा कोड भी आ सकता है कि आपने पूरा सोर्स कोड जो है वो कोड करना होगा पेपर में। लेकिन एक अगर इसका ज़्यादा स्पेसिफिक हम देखें तो एक तो वो वेरिएबल्स का पूछ लेते हैं, या फिर ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है कि वो सिंपल ये कह देंगे कि इंटर द फार्मूला बाय विच यू विल डिटर्मिन द परफॉर्मेंस ऑफ डिमांड पेजिंग। तो आपने सिर्फ इसमें ये एक लाइन और इसके वेरिएबल्स ही थोड़े एक्सप्लेन करने होंगे। ठीक है, तो कहने का मकसद है कि इसको एक बार जो है वो अच्छे से आप माइंड में रख लें। अब इसमें हो क्या रहा है कि इफ़ेक्टिव एक्सेस टाइम है 100 को मल्टीप्लाई किया हुआ है 1 माइनस पी से। मैंने आपको पिछली लैब में बताया था कि p+q 1 होता है। तो यहाँ पे देखें ये p की वैल्यू है ना, तो असल में यहाँ पे हमने q से मल्टीप्लाई करना था। अब q तो हमारे पास कुछ था नहीं और ना हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया q, तो हमने एक वेरिएबल बचाने के लिए और अपनी आसानी के लिए, अपनी ईज़ के लिए, कंफर्ट लेवल में रहने के लिए हमने क्या किया कि हमने q की जगह 1 माइनस पी ही लिख दिया। तो एक ही बात है, तो अगर q की वैल्यू आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 0.9 है, तो 1 में से हम 0.9 माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो है वो 0.1 q की वैल्यू 0.1 खुद ही आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये पेज फॉल्ट ओवरहेड है, और ये पूरा फार्मूला जो है वो आपने याद रख लेना है। इसमें असल में क्या हो रहा है कि पहले 100 को 1 माइनस पी से मल्टीप्लाई करना है, और फिर उसके बाद जो है ये इतना सा पार्ट इकट्ठा एग्जीक्यूट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि मल्टीप्लाई करना है पी से, प्रोबेबिलिटी से। किसको मल्टीप्लाई करना है, पहले आपने पेज फॉल्ट ओवरहेड लेना है, फिर उसको रिटर्न ओवरहेड के साथ 2 मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, फिर डर्टी नंबर ऑफ़ पेजेस को स्वाइप टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो कहने का मकसद है कि ये इसमें इस फार्मूला में कोई लॉजिक नहीं है, बस आपने इसको एज इट इज़ जो है वो याद कर लेना है, और हो सके तो एक दो बार गिव इट अ प्रैक्टिस, तो ये इंशाल्लाह हो जाएगा। और नेक्स्ट आखिर में बस क्या करना है कि प्रिंट एफ के ज़रिए हमने ये कंसोल पे शो करवाना है, और फिर कॉमा और फिर EAT इफेक्टिव एक्सेस टाइम है जो रिसेंटली हमने वेरिएबल जो है कैलकुलेट किया, और आखिर में सिस्टम को जो है वो सेफ स्टेट में ला के छोड़ देना है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट लैब नंबर 12। अगर इसमें कोई क्यूरी हो तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।